आगे 7 जन मरी पड़ी सहयोगी किंतु सी सहित गुड़ी खाई पड़ी अभिनय कौन है आम देखा जो कारगिल विजय दिवस आज समग्र भारत वर्ष में पालन करुचे आम तार सुजोग नवा भाव में समस्त हृदय कंबल मातृभूमि प्रति देश प्रति जागृत हो समस्ते आम जी जो थाना ना कहीं जी जो अवस्था थाना कहीं आम सब किए सेवक हो किए डाक्तर किए हो किए सैनिक किए हो किए मंत्री हो जहाँ तुम भविष्य जीवन में हम आगामी जीवन में तुम हम प्रत्येक क्षेत्र में तुम देश प्रति जमी बारी पड़ो सरस्वती शिशु मंदिर योजना है आज दिन में जो अमर आत्मा जो अच्छा कारगिल शहीद होती से अश्रुल श्रद्धांजलि आज आम देवा आज आम जो भिडियो गुड़िक अच्छी आम देखा पाखे ये भिडियो सहित केमती मातृभूमि प्रति से आम भारत वर्षर केमती ऐतिह्य केमती वीरत्व Pakistan modernización hace Pakistan pueblo simanda Pakistan के बांग्लादेश पाकिस्तान की पाकिस्तान वापस बंकर पर कब्जा करके कश्मीर पर लद्दाख को ज्योति खाई को तोड़ा सेक्टर की मुश्किल भारी मारपुला बेचना कारगिल के आसपास काक्सन बलारी सेक्टर जोरबाटला सेक्टर और सियाचिन के दक्षिण तुर्क पर पाकिस्तानी फौज ने थोड़े से लाना सजमाया थी लेफ्टिनेंट सौरभ कालिया की अगुवाई में निकली पेट्रोलिंग पार्टी बड़े रस्म से भाग हो गई थी जिसने लता से उन्हें मारा गया था प्रशिक्षित पाकिस्तानी फौजियों की ही कुचेष्टा थी तत्कालीन प्रधानमंत्री उन्होंने विश्वास करते थे और पाकिस्तान के इस शुक्र हमला और दुनिया ये देखेगी कि हम शांति की और अपनी शक्ति का भी प्रदर्शन कर सकते हैं। पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति 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 आखि बंद अच्छी उष्ण को आखि पता लगेगा धीरे धीरे आखि खोलिबा जय साहब, श्रीमान ब्रीफिंग शुरू करने की आज्ञा चाहता हूं। जय साहब, शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पर मर मिटने वालों का यही बाकी निशा होगा। वेलकम, मैं हवलदार मोहम्मद रजाक 10 जम्मू एंड कश्मीर लाइट इन्फेंट्री बटालियन 56 माउंटेन ब्रिगेड की ओर से आप सबका इस कारगिल वार मेमोरियल में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। यह वार मेमोरियल कारगिल वार शहीदों की याद में 2004 में बनाया गया है। इस वार मेमोरियल को द्रास सेक्टर में बनाने का मुख्य कारण यह था, एक तो कारगिल युद्ध का बड़ा भाग द्रास सेक्टर में लड़ा गया था। इसके अलावा आप जिस स्थान पर खड़े हैं, यहां से उन पहाड़ों की चंद एक ऊंची चोटियां दिखाई दे रही हैं, जिनके ऊपर पाकिस्तान आर्मी अपना कब्जा जमाए बैठे थे।
इन दिखाई देने वाली ऊंची चोटियों के नाम इस प्रकार से हैं। आपके सामने जो पहाड़ दिखाई दे रहा है नाम तोलोलिंग। अगर आप अपना ध्यान थोड़ा बाएं बिल्कुल स्काईलाइन पर ले जाएंगे, जहां पर 3 पिंपल दिखाई दे रहे हैं, नाम तोलोलिंग टॉप। तोलोलिंग टॉप से बाईं की ओर बढ़ता हुआ स्पर, अगर आप अपना ध्यान पूरा बाएं बिल्कुल स्काईलाइन पर ले जाएंगे, वहां पर 2 ऊंची नुकीली चोटियां दिखाई दे रही हैं। दाहिने वाली सबसे ऊंची नुकीली चोटी नाम टाइगर हिल। टाइगर हिल से बाईं की ओर बढ़ता हुआ स्पर, उसी लाइन में दूसरी नुकीली चोटी नाम राइनोहॉर्न। टाइगर हिल और राइनोहॉर्न के बीच चंद एक पोस्ट इस प्रकार से हैं जो यहां से दिखाई नहीं देती, जैसे इंडिया गेट, हेलमेट टॉप, शिवलिंग पोस्ट एंड रॉकी नोब। वापिस राइनोहॉर्न। राइनोहॉर्न से बाईं की ओर बढ़ता हुआ स्पर, उसी लाइन में बाएं वाला जो सबसे उठा हुआ टॉप दिखाई दे रहा है, फॉर डिस्टेंस स्काईलाइन पर, जो पूरी तरह बर्फ से ढका हुआ है, नाम 0.4875। 0.4875 को बत्रा टॉप के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि वहां पर ही दुश्मन के फायर से कैप्टन विक्रम बत्रा का शहादत हुआ था। आप जिस रास्ते से आए हैं उसे NH1 के नाम से जाना जाता है, जो कि लेह और कारगिल को श्रीनगर के साथ जोड़ता है। घुसपैठ होने का मुख्य कारण यह था, शिमला समझौते के तहत भारत और पाकिस्तान का 1972 में एग्रीमेंट हुआ था कि विंटर के दौरान दोनों देशों की सेना LOC को छोड़कर कम बर्फीले इलाके में चले जाते थे, क्योंकि यहां पर सर्दी ज्यादा होने के कारण दोनों देशों की सेना का रहना काफी मुश्किल था। यह इलाका सर्दी के मामले में विश्व में दूसरे स्थान पर और एशिया में प्रथम स्थान पर 9 जनवरी 1995 में -60 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर यहां का रिकॉर्ड किया गया था। 1998 के विंटर के दौरान जब हमारी भारतीय सेना LOC को छोड़कर कम बर्फीले इलाके में चला गया, तो उस समय पाकिस्तान आर्मी ने धोखे से हमारी इन पोस्टों पर कब्जा कर लिया। 1999 के समर के दौरान जब हमारी भारतीय सेना दोबारा वापस LOC पर गया, तो देखा गया कि पाकिस्तान आर्मी के 3 इन्फेंट्री ब्रिगेड लगभग इन 400 ऊंची चोटियों पर अपना कब्जा जमाए बैठे थे। यह इलाका कुमरी से लेकर साउथ ग्लेशियर तुर्क तक तकरीबन 150 किलोमीटर एरिया दुश्मन ने कैप्चर कर रखा था। कारगिल वार 20 मई 1999 को शुरू हुआ और 26 जुलाई 1999 को संपन्न हुआ। इसीलिए हर साल विजय दिवस 26 जुलाई को इस कारगिल वार मेमोरियल पर मनाया जाता है। आपके सामने तोलोलिंग पहाड़ पर दुश्मन अपना कब्जा जमाए बैठे थे। तोलोलिंग पहाड़ पर कब्जा करने के लिए सबसे पहले हमारी भारतीय सेना की ओर से 18 ग्रेनेड बटालियन को डिटेल किया गया। तोलोलिंग पहाड़ पर 18 ग्रेनेड बटालियन के जवानों द्वारा सबसे पहले ऑपरेशन शुरू किया गया, लेकिन अच्छी तरह से पोजीशन बनाकर बैठे हुए पाकिस्तान आर्मी के प्रभावित फायर के द्वारा यूनिट की मूवमेंट को रोक दिया गया। मूवमेंट केवल अंधेरी रात और खराब मौसम में कामयाब हुआ। चंद दिनों की लड़ाई के बाद 18 ग्रेनेड एक फॉर्म बेस बनाने में कामयाब हुआ। तोलोलिंग पहाड़ पर कब्जा करने के लिए 18 ग्रेनेड बटालियन के साथ 2 राजरिफ बटालियन को डिटेल किया गया। इन दोनों बटालियन ने अच्छे प्लानिंग के साथ 20 मई 1999 से लेकर 13 जून 1999 तक के चले इस संघर्षपूर्ण ऑपरेशन के दौरान तोलोलिंग पहाड़ पर अलग अलग दिशाओं से हमला किया, दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया और तोलोलिंग पहाड़ को फिर से अपने कब्जे में ले लिया। उस ऑपरेशन के दौरान हमारी भारतीय सेना को काफी नुकसान उठाना पड़ा। उस ऑपरेशन के दौरान हमारी भारतीय सेना के 3 ऑफिसर, 4 जूनियर कमीशन ऑफिसर्स और 33 जवानों का शहादत हुआ। तोलोलिंग पहाड़ पर कब्जा करने के बाद हमारी भारतीय सेना का ध्यान टाइगर हिल पर गया, क्योंकि टाइगर हिल से दुश्मन सीधा NH1 को शूट करता था, जिससे सेना की कार्रवाई और सिविल गाड़ियों को आने जाने में काफी परेशानी होती थी। टाइगर हिल पर कब्जा करने के लिए हमारी भारतीय सेना की ओर से
18 ग्रेनेड बटालियन और 8 सिख बटालियन को डिटेल किया गया। इन दोनों बटालियन ने अच्छे प्लानिंग के साथ 3 जुलाई से लेकर 8 जुलाई 1999 तक के चले ऑपरेशन के दौरान टाइगर हिल पर अलग अलग दिशाओं से हमला किया और टाइगर हिल को फिर से अपने कब्जे में ले लिया। उस ऑपरेशन के दौरान हमारी भारतीय सेना को काफी बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। उस ऑपरेशन के दौरान हमारी भारतीय सेना का एक ऑफिसर, 4 जूनियर कमीशन ऑफिसर्स, 30 जवानों का शहादत हुआ और 120 जवान घायल हुए। उसी ऑपरेशन के दौरान 18 ग्रेनेडर के ग्रेनेडर योगिंदर सिंह यादव की महान बहादुरी को देखते हुए उन्हें परमवीर चक्र से नवाजा गया और लेफ्टिनेंट बलवंत सिंह की महान बहादुरी को देखते हुए उन्हें महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। .4875 को अब बत्रा टॉप के नाम से जाना जाता है। .4875 पर कब्जा करने के लिए कैप्टन विक्रम बत्रा की महान बहादुरी को देखते हुए उन्हीं की पलटन 13 जम्मू एंड कश्मीर राइफल बटालियन को डिटेल किया गया। .4875 के दूसरे फ्यूचर्स पिंपल 1, पिंपल 2 और वेल बैक पोस्ट पर कब्जा करने के लिए 17 जाट बटालियन को डिटेल किया गया और ट्विन बम पोस्ट पर कब्जा करने के लिए 2 नागा बटालियन को डिटेल किया गया। इन तीनों बटालियन ने अच्छे प्लानिंग के साथ 4 जुलाई से लेकर 10 जुलाई 1999 तक के चले इस संघर्षपूर्ण ऑपरेशन के दौरान तीनों पोस्टों पर अलग अलग दिशाओं से हमला किया, दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया और तीनों पोस्टों को फिर से अपने कब्जे में ले लिया। उस ऑपरेशन के दौरान हमारी भारतीय सेना को सबसे बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। उसी ऑपरेशन के दौरान दुश्मन के फायर से कैप्टन विक्रम बत्रा और कैप्टन अनुज नायर के साथ 59 जवानों का शहादत हुआ। उसी ऑपरेशन के दौरान कैप्टन विक्रम बत्रा की महान बहादुरी को देखते हुए उन्हें परमवीर चक्र से नवाजा गया तथा उन्हीं की यूनिट के एक दूसरे बहादुर जवान राइफलमैन संजय कुमार की महान बहादुरी को देखते हुए उन्हें भी परमवीर चक्र से नवाजा गया और कैप्टन अनुज नायर की महान बहादुरी को देखते हुए उन्हें महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। इसके अलावा जिन बटालियन ने कारगिल युद्ध के दौरान हिस्सा लिया, जिन बटालियन की ऑफिसर्स, जूनियर कमीशन ऑफिसर्स और जवानों को देश की खातिर युद्ध में शहादत प्राप्त हुआ, उन सभी के नाम इस कारगिल वार मेमोरियल में दर्ज हैं। यह वार मेमोरियल कारगिल युद्ध के इतिहास का गवाह है। आपके दाहिने हाथ ऑफ रिमेम्बरेंस के अंदर उन बटालियन का हिस्ट्री जिन्होंने कारगिल वार के दौरान हिस्सा लिया, ऑपरेशन विजय से रिलेटेड कुछ फोटोग्राफ्स, पाकिस्तान आर्मी के वेपन, एम्युनिशन और इक्विपमेंट डिस्प्ले किया गया है, जिन्हें आप देख सकते हैं। आपके भाई 1947 से लेकर अब तक इस इलाके में शहीद जवानों का वीर भूमि तैयार किया गया है, उसे भी आप देख सकते हैं। आपके सामने इस कारगिल वार मेमोरियल दीवार के ऊपर कारगिल वार के सभी मार्टियर्स के नाम दर्ज हैं। आपके सामने नेशनल फ्लैग पोल का हाइट 100 फीट, फ्लैग का साइज 37 बाई 25 फीट। फ्लैग फाउंडेशन के मेंबर मिस्टर नवीन जिंदल ने 26 जुलाई 2012 को इसे गिफ्ट किया है। इसके अलावा हमारे पास कारगिल युद्ध का मूवी उपलब्ध है, उसे आप देख सकते हैं। इन शहीदों की शहादत को कोई भी शब्द बयान नहीं कर सकता। हम इन्हें सलाम करते हैं, ये देश इन्हें सलाम करता है। अंत में मैं आप सभी से यही गुजारिश करना चाहूंगा, आओ झुककर सलाम करें उन्हें जिनके मुकद्दर में यह मकाम आता है। बड़े खुश नसीब होते हैं वे लोग, लहू जिनका वतन के काम आता है। जय हिंद। जय हिंद। ऐ सरजमीन हिंदुस्तान, तेरे उन जानिसारों, जांबाजों, शहीदों और मुहाफिजों को सलाम है, सलाम है, सलाम है, जिन्होंने अपनी बहादुरी की कलम से फतह की एक और बेमिसाल तारीख लिख दी। गवाह है आज भी कारगिल की वो बुलंद चोटियां,
जिनको तुमने अपने लहू से सींचकर तिरंगे की आन बान और शान को रोशन कर दिया। सन 1999 पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान ने बगैर किसी आभास के अपने सैनिकों को एलओसी पार कर भारत की सीमा के अंदर भेज दिया। जनरल परवेज मुशर्रफ। जनरल का प्लान सीधा और साफ था। सर्दियों की चरम पर प्रशिक्षित कमांडोज को जिहादी जामा उड़ाकर भारत की सरहद के पार भेजना, वहां पोस्ट और बंकर पर कब्जा करके कश्मीर और लद्दाख को जोड़ती कड़ी को तोड़ना। द्रास सेक्टर की मुश्को घाटी, मारपोला रिज लाइन, कारगिल के आसपास काकसर, बटालिक सेक्टर, चोर बाटला सेक्टर और सियाचिन के दक्षिण में तुर्तुक पर पाकिस्तानी फौज ने धोखे से अपना कब्जा जमा लिया था। लेफ्टिनेंट सौरभ कालिया की अगुवाई में निकली पेट्रोलिंग पार्टी बड़े रहस्यमय ढंग से गायब हो गई थी। कुछ दिनों के बाद उनका क्षत विक्षत शव पाकिस्तानी सेना ने हमें सौंपा। जिस निर्दयता से उन्हें मारा गया था, प्रशिक्षित पाकिस्तानी फौजियों की ही कुचेष्टा थी। तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी पड़ोसी देशों के साथ सद्भावना में विश्वास रखते थे, पर पाकिस्तान के इस छुपकर हमला करने की साजिश से वो अत्यंत क्षुब्ध हो उठे। हम शांति चाहते हैं, ये तो दुनिया ने देखा। अब दुनिया ये देखेगी कि हम शांति की रक्षा के लिए और अपनी शक्ति का भी प्रदर्शन कर सकते हैं। लड़ाई के परिणाम के बारे में भी मेरे मन में कोई संदेह नहीं है। हमारी विजय निश्चित है और हम विजयी होकर दिखाएंगे। उन्होंने देश की तीनों सेनाओं को बगैर एक पल गवाए दुश्मन की गोली का जवाब गोलों से देने का आदेश सुनाया। तो भारतीय सेना ने तुरंत एक्शन लेते हुए युद्ध का ऐलान कर दिया। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल वीपी मलिक के नेतृत्व में लड़ी गई कारगिल की जंग अपने आप में सैनिक रणनीति और साहस का एक उदाहरण है। ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन विजय। थल सेना दुश्मन को खदेड़ रही थी, अब आसमान से आग बरसाने की पारी थी। वर्तमान वायुसेना प्रमुख विंग कमांडर बीएस धनोआ कारगिल युद्ध के दौरान फाइटर स्क्वाड्रन के कमांडिंग अफसर थे। स्क्वाड्रन लीडर अजय आहूजा, के नचिकेता और स्क्वाड्रन लीडर रघुनाथ नाम्बियार जैसे दिलेर फाइटर पायलट भी कारगिल के हवाई हमलों में नायक के तौर पर उभरे। नाम दिया गया ऑपरेशन सफेद सागर। इसी दौरान भारतीय नौसेना भी सक्रिय हो उठी। वाइस एडमिरल माधवेंद्र सिंह की अगुवाई में पूर्वी और पश्चिमी बेड़े एकत्रित हुए और तुरंत उत्तरी अरब सागर से कराची बंदरगाह की घेराबंदी कर दी गई। भारतीय नौसेना के इस मिशन का नाम था ऑपरेशन तलवार। इतिहास बदलने जा रहा था। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। और रुख मोड़ दिए तूफानों के, चट्टानों को धूल बनाया है। दुश्मन हमको ना भूलेगा, उसे ऐसा सबक सिखाया है। Joshi on the radio said, after another bunker was captured, my company's
सक्सेस की नलवाज ये दिल मांगे मोर। चाहे आंधी चले तूफान उठे बढ़ता ही रहे तू रुके नहीं, जब तक है फलक जब तक है जमी मेरा दिल ये कहे कभी झुके नहीं। बस यूं ही लहराए तिरंगा, बस यूं ही लहराए तिरंगा। वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। अगर मुझे अपने खून को साबित करने से पहले मौत आ गई तो कसम से मैं मौत को ही मौत की नींद सुला दूंगा। कारगिल का ये युद्ध भले ही उच्च अधिकारियों की विस्तृत प्लानिंग और रणनीति के अनुसार लड़ा गया हो, लेकिन इसे जीतने वाले औसत 20 से 25 साल की उम्र के वो नौजवान सैनिक ही थे जो शेरों की तरह दुश्मन पे टूट पड़े। ये वो बेटे थे जिन्हें अपनी माँ के आत्मसम्मान की चिंता अपनी जान से कहीं ज्यादा थी। पूरे विश्व पटल पर भारतीय विजय का डंका बजने लगा। आज हमारा भारत विश्व में एक नई शक्ति बन के उभर रहा है। कारगिल की ये विजय उस नए भारत की नींव का पत्थर है, क्योंकि इस युद्ध में बही खून की हर एक बूंद ने हमारे आज को सींचा है। वही खून प्रेरणा देता है, बढ़ो आगे, मत रुको, पूरी शक्ति सहित निर्भयता से हर असंभव पहाड़ इसी तरह जीत लो। सीने में जो भारत भूमि के प्रति प्रेम है वो पूर्ण प्रज्वलित हो। जब संपूर्ण विश्व के शीर्ष शिखर पर भारत का ध्वज फहराएगा, तब मेरे देशवासियों हर दिन विजय दिवस कहलाएगा। मां भारती के लिए बलिदान देने वालों की याद में निर्मित राष्ट्रीय समर स्मारक उन्हें समर्पित है। देश के लिए जीवन लगा देने वाले, जिंदगी खपा देने वाले, जिए भी तो देश के लिए, मरे तो भी देश के लिए, जिए तो भी तिरंगे के लिए, मरे तो भी तिरंगा ओढ़ करके ऐसे हर किसी को मैं आज नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं, आपसे आह्वान करता हूं। आइए मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे 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 मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। और रुख मोड़ दिए तूफानों के, चट्टानों को धूल बनाया है। दुश्मन हमको ना भूलेगा, उसे ऐसा सबक सिखाया है। बढ़ता ही रहे तू रुके नहीं, जब तक है फलक जब तक है जमी मेरा दिल ये कहे कभी झुके नहीं। बस यूं ही लहराए तिरंगा, लहराए तिरंगा, बस यूं ही लहराए तिरंगा। वंदे मातरम वंदे मातरम। उनको लगा कि ये सब मर चुके हैं, तो उनका एक जो पाकिस्तानी जो कमांडर था उसने अपने जवानों को आदेश दिया
कि इनको रीचेक करो, इनमें से कोई जिंदा तो नहीं है। तो उनके पाकिस्तान के 2 सैनिक आए, आकर के हमारे जवानों के शरीर के अंदर गोलियां दागने लगे। तो मैं बेहोश था, लेकिन इतना बेहोश नहीं था कि उनको सुन ना सकूं या देख ना सकूं। तो जो मेरे सामने वाले साथी को जो सीने में आकर 4-4, 5-5 जो राउंड के ब्रस्ट मारे, डेड बॉडी ऐसे उछलती थी ऊपर की तरफ, सामने वाले को मारा, बगल वाले को मारा, मैं भी इस तरह से ऐसे पड़ा हुआ था। उसने फर्स्ट में यहाँ पर ब्रस्ट मारा, फिर मेरे पैर में 2 जगह पे मारा। उसको मैं देख रहा हूँ कि धुआं निकल रहा है, लेकिन उस गोली की पीड़ा को चुपचाप पड़ा सहता रहा और उनको यकीन हो गया कि इनमें से कोई जिंदा नहीं। फिर बहुत गालियां दी, बूट की ठोकरें मारी। फिर काफी देर के बाद में उनका जो कमांडर था उसने बोला कि इनके वेपन उठा लो, और नीचे जो हिंदुस्तान का पोस्ट है उसके ऊपर दूसरे जो उनके साथी थे उनको सूचना दिया, उसके ऊपर कब्जा हमला कर दो। फिर ये आवाज भी सुनी तो मुझे लगा कि यार आज तो मेरी पूरी टीम खत्म हो जाएगी। तब ऊपर वाले से एक ही प्रार्थना करी कि मुझे इतने जिंदा रख दे कि मैं अपने साथियों तक सूचना दे सकूं और उनको बचा सकूं। और ये सत्य है कि अगर निस्वार्थ भाव और सच्ची श्रद्धा से उस परम पिता परमेश्वर को याद करते हैं तो शक्ति जरूर साथ देती है। दोबारा से उसके साथी आए, पाकिस्तान के सैनिक आए और हमारे जवानों के शरीर के अंदर गोलियां दागने लगे। उन्होंने फिर उसी रोटेशन से गोली मारी, फिर भी मेरी बाजू में, पैर में गोली मारी। और तब तक एक विश्वास भी मैंने पैदा कर लिया था कि अगर इसने सर और सीने में गोली नहीं मारी, चाहे मेरा हाथ पैर दोनों ही काट करके ले जाए, मैं उफ तक नहीं करूंगा और मैं जिंदा रहूंगा। मैं उस विश्वास की बदौलत आज आपके सम्मुख भी बैठा हूं। उसने आकर के दोबारा से गोली मारी, पर जब 1 कदम आगे गया तो उसने राइफल मेरी सीने की तरफ तानी। तब मुझे लगा यार अब नहीं बचूंगा। लेकिन कहते हैं कि जाको राखे साइयां मार सके ना कोई। और ये इस देश को हम भारत माँ बोलते हैं। जब तो बच्चे थे एहसास नहीं था, आज पता चलता है इसको माँ क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये भारत माँ जैसा दायित्व और कर्तव्य का निर्वाह भी करती है। ये अपने बेटों की वीरता, शौर्य और पराक्रम को कभी दफन नहीं होने देती है। वाह क्या बात। तो शायद इस माँ भारती ने मुझे चुना होगा कि उसके बेटों ने जो शौर्य, वीरता और पराक्रम दिखाया उसको दुनिया तक पहुंचा सकूं। जब उसने गोली चलाई तो यहाँ पर पर्स में 5-5 रुपए के कुछ सिक्के भी थे। जब गोली जाकर के सिक्कों पे टकराई तो मुझे भी आभास हुआ कि तो मर गया हूं। पाकिस्तान का दूसरा सैनिक आया, उसने आकर के मेरा AK-47 उठाया और वापस मुड़ा तो उसका पैर मेरे पैर से टकराया हो। तब मुझे लगा कि यार मैं तो जिंदा हूं। तब मेरे पास एक हैंड ग्रेनेड था, मैंने उसको पिन निकाली और उसको ऊपर ऐसे फेंका तो कोट के अंदर हुड लगे हुए, हुड के अंदर वो गिरा जी। मुझे तुरंत पीछे की तरफ मुड़ के देखा, पीछे तो कोई मूवमेंट था नहीं। तो जब तक वो ग्रेनेड को निकाल पाता, ग्रेनेड फट गया। यहाँ से उसका पूरा सर उड़ा और वो हमारे ऊपर आकर के गिरा। जो पाकिस्तान के दूसरे सैनिक थे उनमें खलबली मची कि इनमें से कुछ जिंदा है, कुछ बोले जिंदा नहीं, नीचे से रिइंफोर्समेंट आ गई है। तो उनमें खलबली मची। मेरा पास वही एक मौका था, मैंने दोनों हाथों से उसके राइफल को उठाने की कोशिश करी। ये हाथ हिला नहीं, एक हाथ से राइफल उठाई, वहां से ब्रस्ट फायरिंग किया। 4-5 पाकिस्तानी सैनिकों को मौत की नींद सुला दी। फिर बाएं हाथ से पलटा खाया, दूसरे पत्थर से 3-4 जगह से फायरिंग किया। वो जो उनका मोमेंटम था, जो हौसले थे, परस्त हो चुके थे, वो भाग खड़े। 2-3 मीटर गया, जाके देखता हूँ सामने उनके लंगर चल रहे हैं, उनका लिविंग टेंट बना हुआ, उनके जो हैवी वेपन का डिप्लॉयमेंट था वो सब कुछ वहां पे लगा हुआ। उस समय जहन के अंदर एक ही पागलपन था, अपने साथियों को बचाना। फिर मैं वापस धीरे धीरे रेंगता हुआ अपने साथियों तक आया। फिर मुझे लगा कि इनमें से हो सकता है मेरी तरह कोई साथी होगा, जिंदा होगा। उनको देखा, किसी का सर फटा हुआ था, किसी के फेफड़े निकले हुए थे। बहुत देर बैठकर रोया भी, फिर अपने आप को संभाला। चारों तरफ बर्फ ही बर्फ, पहाड़ी पहाड़। ये भी पता नहीं कि हिंदुस्तान किधर है, पाकिस्तान किधर है। 2.5 साल की सर्विस, 19 साल की उम्र, न उम्र का तजुर्बा न सर्विस का अनुभव। जाऊं तो जाऊं कहां। तभी एक ऐसी शक्ति थी जो साथ दे रही थी। जब इसी शक्ति का आवाज हुआ, उसकी आवाज का आभास हुआ कि बेटा इस नाले से नीचे लुढ़क जा, मैं बहुत 500 मीटर लगभग नीचे रोल करता हुआ आया और अपने साथियों जो नहीं चढ़ पा रहे थे दुश्मन की भारी फायरिंग की वजह से, वहां तक पहुंचा। फिर उन्होंने मुझे पकड़ा, वो फर्स्ट एड दिया। फिर वहां से जो हमारे कमांडिंग ऑफिसर थे कर्नल कुशाचंद ठाकुर, फिर उनको सूचना दिया। तो ये लगभग 1:30-2 बजे का समय था। वहां से फिर कमांडिंग ऑफिसर तक मुझे ले जाया गया। फर्स्ट एड तो हुआ,
लेकिन ब्लड इतना निकल चुका था कि दिखाई देना बिल्कुल बंद हो गया था। जब उनके पास पहुंचा तो उन्होंने बोला, बेटा मेरे को पहचानता मैं कौन हूं? बस अब आवाज सुनाई दे रही है। बोला, मैं तेरा कमांडिंग ऑफिसर कर्नल कुशाल चंद ठाकुर। मैं, जय हिंद साहब, बहुत तेज सर्दी लग रही है। तो उनका जो लिविंग टेंट था उसमें के अंदर लेटाया, 3-4 स्टॉप जलवाए, थोड़ी सी गर्मी महसूस हुई। मैं, साहब थोड़ा सा पानी पिला। बोला, ठीक है पानी पिलाते हैं। तभी डॉक्टर साहब आए गए, उन्होंने ग्लूकोज की बोतल पिलाई, थोड़ी सी एनर्जी महसूस हुई। उन्होंने बोला, बेटा कुछ बता सकता हूं? मैं कहा, सब बता सकते हैं। तो उनको बताया कि सर ऊपर ये घटनाक्रम हुआ है और ये वहां की इंफॉर्मेशन है। तो लास्ट में उन्होंने बोला कि बेटा जवान की रिक्वायरमेंट क्या है? मैं कहा, सब जवान की रिक्वायरमेंट एम्युनिशन और फील्ड पट्टी की है। बोला, खाने के लिए नहीं चाहिए? सर भूख नहीं लगती। बस इतना कहते कहते तभी डॉक्टर ने कौन सा इंजेक्शन लगाया, फिर मुझे पता नहीं कहां पर हूं। फिर होश आया 3 दिन बाद, देखा ऊपर पंखा चल रहा है। पता चला कि 92 बेस हॉस्पिटल श्रीनगर, और वहीं से मुझे बेस हॉस्पिटल दिल्ली रेफर कर दिया और 16 महीने तक उस हॉस्पिटल में रहा। 16 महीने तक आपका इलाज चलता रहा? जी। और वहीं पर हॉस्पिटल में ही मुझे पता चला कि 15 अगस्त 1999 को जब ये परमवीर चक्र का जो अनाउंसमेंट हुआ तो वो वहां पर ही मुझे पता चला। क्या है सर? सर हमको यकीन नहीं होता कि कोई भी इंसान जब ऐसी परिस्थितियों से गुजरता है तो उसका बयान कैसे कर सकता है, लेकिन ये आपने अपनी बहादुरी का एक परचम जो है वो फैला दिया है। 15-15 गोलियां आपने खाई हुई अपने शरीर में और सोच रहे हैं आप केवल देश के बारे में, सर देशभक्ति के बारे में। सैनिक के लिए सैनिक इंपॉर्टेंट नहीं है, उसका राष्ट्र इंपॉर्टेंट है। वो रहे ना रहे लेकिन उसका राष्ट्र रहना चाहिए। क्या बात है, वाह वाह। न केवल आपने इतना बड़ा योगदान दिया बल्कि आपके जैसे कह रहे थे कि आपके बहुत से अच्छे मित्र जो थे, जो आपके साथ टीम में थे, वो भी शहीद हो गए। कठिन है सर बहुत इस चीज को दोहराना, इस चीज को आपके मुख से सुनना। अद्भुत है सर, अद्भुत है। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं।